नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल SP लर्निंग पॉइंट में। आज इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 12th की कविता कविता के बहाने, जिसके रचयिता हैं कुंवर नारायण जी। कुंवर नारायण जी की दो कविताएं हैं। एक कविता है उनमें से कविता के बहाने, जो उनके इन दिनों नामक काव्य संग्रह से ली गई है। बच्चों, आज का समय कविता के वजूद को लेकर आशंकित है। ऐसे में यह कविता कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर देती है। यह कविता एक ऐसी यात्रा है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है। एक ओर प्रकृति है तो दूसरी ओर भविष्य की तरफ कदम बढ़ाता हुआ बच्चा। और यह कहने की जरूरत नहीं कि चिड़िया की उड़ान की एक सीमा होती है, फूलों के मुरझाने का एक समय निश्चित होता है, लेकिन बच्चे के सपने असीम होते हैं। इसमें कोई समय सीमा का बंधन नहीं होता। तो चलिए देखते हैं व्याख्या। पहले पद्यांश में कवि ने बताया है कि कविता एक उड़ान है और उन्होंने कविता को मन की उड़ान के तौर पर स्वीकार किया है, क्योंकि कोई चिड़िया जब उड़ती है तो उसकी जो उड़ान होती है वो सीमित होती है, और चिड़िया और कविता की उड़ान की समानता नहीं हो सकती। इन दोनों में बहुत अधिक अंतर होता है। तो यही बताया कवि ने पहले पद्यांश में। देखते हैं व्याख्या। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। यहाँ से देखते हैं, कवि कहते हैं कि कविता एक उड़ान है, वह किसी चिड़िया की उड़ान के बहाने व्यक्त तो हो सकती है, लेकिन कविता में निहित भावों की उड़ान में जो गुण और व्यापकता विद्यमान है, वह भला चिड़िया की सीमित उड़ान में कैसे संभव हो सकती है। बाहर भीतर इस घर उस घर कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। कवि कहते हैं कि चिड़िया तो एक घर से दूसरे घर, बाहर से भीतर या भीतर से बाहर की उड़ान भरती है। उसकी उड़ान की सीमा बंधी हुई होती है, लेकिन कवि के मन में उत्पन्न होने वाले भावों की कोई समय सीमा नहीं होती। भावों के पंख तो असीम दूरी तथा असीम ऊंचाई तक उड़ान भर सकते हैं। कविता के द्वारा पंख लगाकर उड़ने का अर्थ किसी सीमा में बंधना नहीं होता। भला एक चिड़िया क्या जाने कि कविता की उड़ान में कितनी व्यापकता होती है। तो इस तरह से कवि ने यहाँ चिड़िया और कविता की उड़ान में अंतर स्पष्ट किया है कि चिड़िया की उड़ान जो है सीमित होती है, जबकि कविता के भावों की उड़ान असीमित और असीम ऊंचाई तक उड़ती रहती है। यानी कि उसकी ऊंचाई जो है असीम होती है, उसकी उड़ने की जो सीमा होती है वो असीम होती है, उसका कोई छोर नहीं होता। देखते हैं दूसरे पद्यांश में कवि क्या कहते हैं। दूसरे पद्यांश में कवि कविता की जो सिमिलैरिटी है उसका जो मतलब, दूसरे पद्यांश में कविता का विषय कहते हैं कि कविता का विषय चाहे कोई भी हो, हर विषय से बढ़कर वो जरूरी होती है, महत्वपूर्ण होती है। यदि फूलों के खिलने का वर्णन हो किसी कविता में, तो वह उस कविता से बढ़कर नहीं हो सकता, क्योंकि वह कविता फूलों के सौंदर्य और वर्णन से भी बढ़कर होती है। किसी भी कविता में फूलों के खिलने का वर्णन किया जा सकता है, लेकिन अगर यह कहा जाए कि फूल और कविता की कोई सिमिलैरिटी है तो यह गलत होगा, क्योंकि फूलों की खुशबू और कविता में के भावों की खुशबू में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। कैसे, देखते हैं। कवि कहते हैं कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का फिर खिलना भला फूल क्या जाने। कवि का कथन है कि कविता का बनना फूलों के बहाने से हो सकता है, अर्थात किसी कविता में सुंदर फूलों के खिलने का वर्णन तो किया जा सकता है, उसकी शोभा का उल्लेख किया जा सकता है, उसकी खुशबू का जिक्र किया जा सकता है, पर वास्तव में कविता की सुंदरता को भला फूलों का खिलना क्या समझ पाएगा, अर्थात उसकी सिमिलैरिटी फूलों के खिलने के साथ नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि बाहर भीतर इस घर उस घर बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। कवि कहते हैं कि फूल कुछ देर महकते हैं, फिर मुरझा जाते हैं और वो सूख कर मिट जाते हैं, परंतु सबके हृदय में जीने की चाह उत्पन्न करते हैं कौन? फूल।
फूलों की महक और सुंदरता की तुलना किसी भी प्रकार से कविता में नहीं की जा सकती, क्योंकि कविता का जो समय होता है, उसकी जो खुशबू का समय होता है, उसकी जो खुशबू होती है, उसके भावों की जो खुशबू होती है वो असीमित होती है। इसलिए किसी भी फूल से, किसी भी फूल की खुशबू से कविता की कोई सिमिलैरिटी नहीं की जा सकती। आगे कवि कहते हैं, कविता एक खेल है, बच्चों के बहाने बाहर भीतर यह घर वह घर सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। कवि कहना चाहते हैं कि कवि के हृदय की कोमल पुकार होती है, वह अपने आप में एक नया संसार होती है, और वह छोटे बच्चे के खेल की तरह होती है, जो किसी बंधन में बंधी हुई नहीं होती। उसका संबंध तो सबसे होता है, हर समय से होता है, हर स्थान से होता है, अर्थात वह कहीं भी पहुंच जाती है। तो कविता की सिमिलैरिटी कवि ने बच्चों के साथ की है, बच्चों के खेल के साथ की है, जिसका कोई समय नहीं होता, कोई स्थान निर्धारित नहीं होता, अर्थात वो कहीं पर भी खेलने के लिए जा सकते हैं। तो कवि कहते हैं, कविता को किसी बहाने की आवश्यकता नहीं होती, वह तो बच्चों के खेल की तरह होती है। बाहर भीतर यह घर वह घर सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। कवि कहता है कि जैसे बच्चे खेलते हुए किसी भी स्थान पर चले जाते हैं, कहीं पर भी चले जाते हैं, किसी भी समय चले जाते हैं, वह कभी भी व्यक्त होकर अपने भावों से प्रभावित, इसी प्रकार कविता भी कभी भी व्यक्त होकर अपने भावों से सबको प्रभावित कर सकती है। बच्चे जैसे अपने खेल में मगन होकर बाहर भीतर की परवाह नहीं करते, एक घर से दूसरे घर में जाने की परवाह नहीं करते, वो हर स्थान को खेलने के लिए ढूंढ लेते हैं, उसी प्रकार कविता अतीत के, वर्तमान के, भविष्य के प्रसंगों को प्रकट कर लेती है, वह हर समय के भावों को व्यक्त कर लेती है। कविता की रचनात्मकता में अपूर्व ऊर्जा छिपी हुई होती है, अर्थात वह किसी भी बंधन में बंध कर नहीं रह सकती। और जिस तरह बच्चे के खेल बेपरवाह होते हैं, उसी प्रकार बच्चे के खेल की तरह ही वह किसी एक स्थान से बंधी हुई नहीं हो सकती। तो इस तरह से कवि ने, अगर काव्य सौंदर्य की बात करें, तो मेन यहाँ पर क्या बताया कवि ने कि कविता की रचनात्मकता की व्यापकता को प्रकट करते हुए कवि कहते हैं कि कविता किसी सीमा में बंध कर नहीं रह सकती। यहाँ पर जो भाषा का प्रयोग किया कवि ने, वो शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, जिसमें तत्सम और तद्भव के शब्दों के साथ सामान्य बोलचाल के शब्दों को भी दर्शाया गया है। कविता में प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया है और शांत रस है। तो इस तरीके से ये थी आपकी कविता के बहाने कविता की एक्सप्लेनेशन। आशा है आप सबके समझ में आई होगी, और अगर कोई डाउट है आपका तो कमेंट में लिख कर आप पूछ सकते हैं। तो अगर आपको पसंद आई है वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।